हाय दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद विजय पर। मैं विजय कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करते हैं ग्रुप डी का साइंस क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। मतलब कि श्वसन के तंत्र में कौन सा प्रवाह है जो वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है, मतलब वायु को छितराता नहीं है। तो इसका आंसर होगा उपस्थिति के छल्ले। उपस्थिति के छल्ले का काम है वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। बिखरने से कौन रोकता है? वायु के प्रवाह को बिखरने से कौन रोकता है? तो उपस्थिति के छल्ले। उपस्थिति के छल्ले है से वायु के प्रवाह को रोकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की इसमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि ऑक्सीजन की आवश्यकता कौन अभिक्रिया में होती है। तो देखिए, पाइरुवेट के CO2, H2 और ऊर्जा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पाइरुवेट के CO2, H2O और ऊर्जा में किसका आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका एक ऑप्शन हो जाएगा पाइरुवेट के CO2, H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। जल रिसकर भूमि में किसके कारण प्रवेश करता है? तो अंतःसंयंदन के कारण। अंतःसंयंदन के कारण जल घिसकर भूमि में चला जाता है। किसके कारण? अंतःसंयंदन के कारण। ठीक है, लेकिन देखिए बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन में द्रव से बाष्प बन जाता है, उससे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन। प्रसरण किसको कहते हैं? प्रसरण होता है उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की हो जाता है। प्रसरण होता है उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर। भस्मीकरण कहते हैं। भस्मीकरण अत्यधिक गर्म किया जाता है। मतलब भस्मीकरण किसको कहते हैं? जो अत्यधिक गर्म किया जाता है। मतलब बताइए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है, क्या कहलाता है? अंतःसंयंदन के कारण। जल किसके कारण भूमि में प्रवेश करता है? तो अंतःसंयंदन के कारण। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के लिए सही है। तो ओम के नियम से एक फॉर्मूला होता है V बराबर I R। मतलब कि वोल्ट समानुपाती होता है धारा के। वोल्ट समानुपाती होता है धारा के। जब समानुपाती की चिन्ह हटेगा तो क्या देगा? प्रतिरोध। तो एक फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है? प्रतिरोध। V बराबर IR होता है। तो V होता है वोल्ट, I होता है धारा, R होता है प्रतिरोध। तो यहाँ से इसके लिए ओम के नियम पर कौन लागू होता है? V बराबर IR। पहला ऑप्शन सही है, लेकिन बताइएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, देखिए यहाँ से प्रतिरोध आर को कहते हैं प्रतिरोध के फॉर्मूला क्या कहते हैं? V/I। V मतलब वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आई विद्युत धारा के एम्पियर। मतलब वोल्ट बटे एम्पियर को ओम कहते हैं। वोल्ट बटे एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम। मतलब कि जो वैज्ञानिक है वो अपने नाम पर धर दिया। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो बताइए कि V और IR किसके नियम से आता है? तो ओम के नियम से आता है। ओम के नियम से देखिएगा, एक होता है प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। प्रतिरोध समानुपाती क्या किसके होता है? तो लंबाई के। इसका कहने का मतलब, अगर प्रतिरोध तो बढ़ेगा तो तार की लंबाई भी बढ़ेगा। मतलब तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब देखिए, तार की लंबाई करने का एल होता है। तार की लंबाई मतलब एल। मतलब प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो तार की लंबाई भी बढ़ेगा। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक और देखिए, प्रतिरोध समानुपाती होता है 1/एरिया, 1/क्षेत्रफल। प्रतिरोध समानुपाती होता है 1/क्षेत्रफल। प्रतिरोध समानुपाती होता है 1/क्षेत्रफल। मतलब कि अगर क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अगर प्रतिरोध बढ़ाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? कम। तो यहाँ से दो कंसेप्ट रहती है। तार की लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब आर समानुपाती, मतलब तार की लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ से अगर प्रतिरोध घटाए, अगर यहाँ से प्रतिरोध बढ़ेगा तो तार की लंबाई भी बढ़ेगा, और तार की लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यहाँ से देखिए, आर समानुपाती होता है 1/, मतलब 1/, क्षेत्रफल। मतलब प्रतिरोध के मान अगर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल के मान कमेगा। प्रतिरोध का मान बढ़ा तो क्षेत्रफल भी कमेगा, क्षेत्रफल कम होगा। इसका मतलब समझिए, अगर
प्रतिरोध समानुपाती लंबाई के होता है, तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन जब लंबाई प्रतिरोध समानुपाती होगा एरिया के, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो एरिया कमेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, कमेगा। लेकिन एरिया जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। ये दोनों कंसेप्ट को याद रखिए। निम्न में कौन सही है, देखिएगा इसमें 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज बनाने में किया जाता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने के हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। तो देखिए फ्यूज बनाने के लिए टीन और शीशा जरूरत होती है। टीन और शीशा, टीन और क्या चीज, लेड मतलब शीशा, ठीक। फ्यूज बनाने के लिए लेड और शीशा की जरूरत है। लेकिन और जो शुद्ध फ्यूज बनाना है, शुद्ध फ्यूज बनाना है तो टीन की जरूरत होगी। क्या चीज का, टीन के। तो बताइए कि शुद्ध फ्यूज बनाने के टीन के, लेकिन फ्यूज टोटल बनाना है तो लेड और किसका, फिर टीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये ऑप्शन सही है, लीड और टीन मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है, ये वाला सही है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, सही बात है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। लेकिन फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक निम्न होता है, निम्न होता है। इसका गलनांक क्या होता है, मतलब गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। याद रखिएगा। और शुद्ध फ्यूज बनाना तो खाली किसका बनाना पड़ेगा, टीन का। शुद्ध फ्यूज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, टीन का। तो बताइए इसका कौन दोनों ऑप्शन सही हुआ, 1 और 2। ये गलत हो गया, काहे कि गलनांक यहाँ पर क्या दिया गया है, उच्च दे दिया था। गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। इसका ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली अभिक्रिया में 3 उत्पादक कौन कौन होता है। देखिए जब सोडियम क्लोराइड को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करिएगा, विद्युत प्रवाह करिएगा, तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए बराबर करने के लिए 2 इसमें गुना करना पड़ेगा, 2 इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 इसमें भी गुना करना पड़ेगा। मतलब देखिए सोडियम क्लोराइड को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है। मतलब इसका कौन ऑप्शन सही होगा, बी, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑप्शन सही है। 3 उत्पादक कौन कौन होगा, तो वो NaOH, क्लोरीन, हाइड्रोजन। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच में आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है CH2। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी सदस्य के बीच में आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है, अंतर होता है CH2। पूछता आणविक द्रव्यमान का अंतर, तो द्रव्यमान कहेंगे तो E आया, फार्मूला CH2। द्रव्यमान मतलब कार्बन के कितना द्रव्यमान होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन के कितना होता है, तो 1 होता है। तो 12 2 गुने 1, तो 12 2 कितना, 14। तो 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के बीच का अंतर द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संतुलित करिए, पी क्यू आर एस का मान बताइए। मतलब कि पी की जगह कितना रखिए, क्यू की जगह, आर की जगह, एस की जगह कितना। तो क्या करते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 2FeSO4, पी की जगह रख दिए 2, और क्यू के मान लेना है कितना, 1। क्यू का मान कितना लेना है, 1। तो 1 Fe2O3 प्लस फिर 1 लेना है आर की जगह, SO2, फिर प्लस 1 लेना है एस की जगह, SO3। मतलब ये दोनों गैस है, ठीक है। तो देखते हैं एम ए फ्लोरीन, एम ए लोहा 2 गो, तो एम भी लोहा 2 गो। एम ए सल्फर 2 दूनी 2 गो, तो इसमें भी सल्फर कितना, 2 गो। एम ऑक्सीजन 4 दूनी 8 गो, तो ऑक्सीजन 3 3 3 6 2 8। मतलब कौन ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब कि जब जल को कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन कराइएगा तो ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन और जल। इसको संतुलित करिएगा, 6 इसमें गुना करेंगे, 12 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें। मतलब देखिए प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए क्या क्या जरूरत होगा, ऐसे प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत होगा, ऐसे देखिएगा। जल होगा, पहला क्या होगा, जल। उसके बाद H2O का क्लोरोफिल, जल
H2O क्लोरोफिल जल, H2O क्लोरोफिल जल, H2O क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चीज़, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऑक्सीजन, जल हाइड्रो, जल कार्बन जल, जल रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जल रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, ये चारों चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत है। बताइए तो इसमें कितना कितना इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, इस चार को चीज का जरूरत होगा प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन, ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछ देता है, कहेगा कि संतुलित कर, रिएक्शन दे देगा, कहेगा संतुलित। तो 6 में जल में लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में 12 को, ऑक्सीजन में 6 और फिर 6 जल में, संतुलित हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है। मतलब एक अवतल दर्पण लेना है, ठीक, अवतल दर्पण एक ले लिए, ये होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मतलब एक केंद्र मान लीजिए इसको, क्या, वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र से कोई पदार्थ गुजारेंगे तो इसी पथ पर वापस चलाएगा, मतलब इधर जा रहा है तो फिर इधर ही चलाएगा। मतलब वक्रता केंद्र किससे उस पथ पर जाएगा तो फिर वही पथ पर क्या होता है, वापस आ जाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 0। मतलब कि कोई डिग्री कितना होगा, 0। मतलब जब वक्रता केंद्र से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, जब एगो पत्ता को आप काटिएगा तो बताइएगा कि ये सब भाग कौन कौन होता है। देखिए ऊपर वाला भाग होता है ऊपरी अधिचर्म, ऊपर वाला भाग होता है ऊपरी अधिचर्म, ठीक। निचला वाला होगा निचली अधिचर्म, निचली अधिचर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर होता है क्या से, 5 नंबर होता है, 5 नंबर होता है हरित लवक। क्या चीज होता है 5 नंबर, हरित लवक। ये 5 नंबर क्या होता है, हरित लवक, हरित लवक। 5 नंबर क्या होता है, हरित लवक। और 4 नंबर होता है, 4 नंबर, 4 नंबर देखिए ये सब वायु का स्थान खाली है, क्या चीज का स्थान, वायु का स्थान, तो इसका नाम है वायु का, वायु प्रकाश, वायु, वायु का स्थान है। मतलब इस समय क्या चीज रहता है, वायु अवकाश रहता है, वायु अवकाश, इस समय क्या चीज रहता है, वायु का स्थान मतलब वायु अवकाश, ठीक। उसके बाद हो गया 3, बचा 2, 2 के लिए देखिए लास्ट में ये है ना, ये 3 नंबर देख रहे हैं, ये 2 नंबर, इसको कहते हैं रक्षक कोशिका। इसका नाम क्या है, रक्षक कोशिका, मतलब रक्षा करने वाला, रक्षक, रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका। मतलब एक जो पत्ता को आप काटिएगा तो ऊपरी भाग होता है ऊपरी अधिचरण, निचली भाग होता है निचली अधिचरण। 2 नंबर इसको कहते हैं, 2 नंबर को कहते हैं रक्षक कोशिका, इसको क्या कहते हैं, रक्षक कोशिका। इसका नाम है वायु अवकाश, मतलब इस देख रहे हैं खाली स्थान को तो वायु अवकाश, इसका नाम क्या है, हरित लवक। ये एक पत्ता का स्ट्रक्चर जब आप काटिएगा तो दिखाई पड़ेगा ऐसा, ऊपरी वाला का ऊपरी अधिचरण, निचले वाला का निचले अधिचरण, दूसरा का रक्षक कोशिका, इसका वायु अवकाश, इसका नाम क्या है, हरित लवक। आज के लिए इतना ही, पूरा साइंस 17/8/2022 का एक एक क्वेश्चन साइंस के बता दिया गया है, ठीक है। आज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, मैथ विद विजय चैनल का नाम, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, थैंक्स।